सभी को नमस्कार। तकनीकी आधारित अधिगम कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम का आयोजन डीएवी कॉलेज प्रबंधकृत समिति के अंतर सेवा संस्थान द्वारा किया जा रहा है। इस सत्र में चर्चा का विषय रहेगा हिंदी एवं संस्कृत भाषा की अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया में तकनीकी संसाधनों का उपयोग एवं प्रयोग। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं कुमारी अंजू मिश्रा, नमस्कार, एवं श्रीमान जितेंद्र कुमार, नमस्कार। कुमारी अंजू डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर 14 गुड़गांव में हिंदी भाषा के अध्यापन हेतु कार्यरत हैं एवं श्रीमान जितेंद्र संस्कृत भाषा के अध्यापक हैं। कार्यक्रम के आरंभ में मैं अंजू जी से अनुरोध करूंगी कि वह हमारे दर्शकों को बताएं कि हिंदी भाषा के अध्यापन में तकनीकी संसाधनों के उपयोग की क्या प्रासंगिकता है, क्या महत्व है और उसके क्या उद्देश्य हैं। धन्यवाद मैम। हिंदी में तकनीकी का प्रयोग बहुत ही अनिवार्य है। सबसे पहले तो कक्षा में को रुचिकर बनाने के लिए, क्योंकि ये हमारा एक केवल साहित्यिक विषय है जिसमें हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि कक्षा में केवल एक पक्षीय शिक्षण, लोगों का सोचना है कि एक पक्षीय शिक्षण चलता है जिसमें केवल अध्यापिका पढ़ा रही है और बच्चे सुन रहे हैं, जो कि एक हमारी परंपरागत शिक्षा प्रणाली चल रही थी। उससे निकलने के लिए, उससे हटने के लिए हमें ये अनिवार्य हो गया है कि हम कुछ तकनीकी का प्रयोग करें ताकि जो है वो बच्चे जो है कक्षा में रुचि ले सकें और जो हिंदी विषय जिस पर छात्रों की रुचि जो है वो कम होती चली जा रही है वो बढ़ सके छात्रों की रुचि। आपका कहने का अभिप्राय ये है कि पहले जो परंपरागत शिक्षा प्रणाली थी वो अध्यापक केंद्रित थी। हाँ जी, अध्यापक केंद्रित थी, उसमें छात्रों की सहभागिता बहुत ही कम थी, ना के बराबर कह सकते हैं आप। लेकिन धीरे धीरे फिर हमारे शिक्षाविदों ने करके सीखने पर विशेष बल दिया और इसलिए थोड़ी सहभागिता बढ़ी, परंतु उतना नहीं प्रभाव पड़ पाया जब से तकनीकी, क्योंकि हमारे आज के विद्यार्थी जो हैं वो तकनीकी रूप से बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ हो चुके हैं, उन्हें तकनीकी का बहुत ज्ञान है। तो हमारे लिए ये अनिवार्य हो जाता है कि हम भी जो है वो तकनीकी का उचित प्रयोग करके कक्षा को रुचिकर बनाएं। अध्यापक के लिए किस प्रकार सहायक है? अब बच्चों के बारे में आपने बताया कि बच्चों के लिए इंटरेक्टिव है। हाँ, सबसे पहली बात, जो कविता हम पढ़ाते हैं तो वो एक अमूर्त चिंतन, वैसे हमारे जो साहित्यकार हैं या बहुत अच्छा उन्होंने शब्द चित्रों से कविताओं को और साहित्य को, जो कोई भी गद्य लेखन है उसको बहुत ही शब्द चित्रों के द्वारा अच्छे से प्रस्तुत किया है और चित्रात्मकता बहुत अच्छी है, परंतु वो शब्द चित्रित है। और आज जो हमारे छात्र हैं वो तकनीकी और वैज्ञानिक संकल्पनाओं से हैं, उनमें जुड़े हुए हैं। तो ये अनिवार्य हो जाता है कि जो अमूर्त चिंतन है छात्र का, उससे हम उसको मूर्त चिंतन की ओर लेके जाएं। जब हम मूर्त चिंतन और वो संकल्पनाएं छात्रों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं तो उसके लिए तकनीकी की विशेष आवश्यकता जो है वो छात्र के लिए पड़ती है हमें कक्षा में, और हम वो पर्यावरण, वो वातावरण और वो रुचिकर वातावरण कक्षा में जो है प्रस्तुत कर पाते हैं ताकि जो है छात्र एक हिंदी विषय को एक केवल बोझिल विषय न समझकर उसको एक रुचिकर ढंग से पढ़ सकें, और जो एक हिंदी का जो अस्तित्व धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, छात्रों की रुचि कम होती चली जा रही है, उसमें छात्र जो है बढ़ चढ़कर योगदान दे सकें और भाग ले सकें। जितेंद्र जी, इस विषय में आपके क्या विचार हैं? मैं बिल्कुल अंजू जी से पूरा सहमत हूँ 100% कि छात्र इसमें अधिक से अधिक रुचि लेते हैं, क्योंकि जब भी हम मान लीजिए कोई कथा पढ़ाते हैं या किसी नाटक को हम कक्षा के सामने बताते हैं तो उस समय छात्र केवल गद्य पाठ को पढ़ करके या केवल जो किताब में हम टेक्स्ट रखते हैं, जो भी अक्षर होते हैं, उनको पढ़ करके वो अच्छे से नहीं सीख सकता। लेकिन जब उसी कहानी को हम किसी दृश्य माध्यम से, श्रव्य माध्यम से सब छात्रों को बताते हैं तो वो छात्र उसमें इतना डूब जाता है, उस चरित्र में, उस पात्र में वो खुद को पाता है, तो उससे वो अच्छे से उसको समझ सकता है। इसलिए ये एक रुचिकर भी है और छात्रों का इससे परिणाम भी बहुत अच्छा हमने देखा है। एक चीज और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगी मैम कि आज हमारे बच्चे जो है अधिकतर समय अपना जो है फेसबुक और सोशल साइट्स में ही ज्यादातर जो है वो सोशल नेटवर्किंग से जुड़े रहते हैं और ज्यादातर उसी में समय व्यतीत करते हैं। तो क्यों ना हम उनकी दिशा को थोड़ा सा मोड़ दें। मोबाइल भी यूज करते हैं। हम जो है हमेशा उनको यही मना क्यों करें कि आप जो है सोशल साइट्स पे नहीं जाइए। बच्चों की रुचि टेक्नोलॉजी में है और टेक्नोलॉजी में उनको जो चैनल अवेलेबल होता है, इंटरेस्टिंग होता है,
अब फेसबुक ही अवेलेबल है तो वो फेसबुक में ही जाएंगे, बल्कि अगर एक टीचर ने एक ब्लॉग सेटअप किया हुआ है तो वो एक ऑल्टरनेटिव है उनके पास जाने बस यही मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि हम उनको उस तरफ ना, वो बच्चों से ही आपस में जो संवाद करते हैं वो फेसबुक पे कर रहे हैं, हम क्यों ना उनको एक अपना विकी दे दें, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दें उनको जिसमें वो हमारे सामने ही आपस में बातचीत करें। जैसे अभिभावक भी अधिकतर यही चाहते हैं कि बच्चे उनके सामने बैठ के मित्रों से बातचीत करें, तो एक अध्यापिका भी एक ऐसा कक्षा का प्लेटफॉर्म उनको तैयार कर दे ताकि दोनों लोग, जितने भी बच्चे हैं, उसी में बात करें, आपस में एक दूसरे से बातें पूछें, या कोई प्रश्न है जो वो पूछना चाहते हैं वो सीधे पूछें। तो इसलिए ये जो है वो बहुत ही तकनीकी का प्रयोग जो है वो विशेष रूप से बहुत ही जितेंद्र जी, तकनीकी के माध्यम से भाषा के वे कौन से कौशल है जिनका विकास सहज रूप से होता है? हाँ जी, भाषा के मुख्य रूप से जैसे 4 कौशल हम हर विषय में बात करते हैं, हर भाषा में भी श्रवण कौशल, भाषण कौशल, लेखन और पठन कौशल, इनका क्रमबद्ध से तरीके से विकास करने के लिए छात्र को तकनीकी की आवश्यकता होती है। यदि हम तकनीक का उपयोग इन कौशलों के विकास के लिए करें तो ये सबसे उत्तम उपाय होगा। जैसे कि हम देखें कि मान लीजिए छात्र को कोई कविता पढ़नी है, कविता का सस्वर पाठ कैसे होगा, या फिर कोई श्लोक पढ़ना है, श्लोक में गति यति लय कैसे होती है, तो हम किसी श्लोक को श्रव्य माध्यम से उसे सुना करके उसके श्रवण कौशल का विकास कर सकते हैं। श्रवण कौशल के साथ ही वो जब उस श्लोक को अच्छे से उस उच्चारण के साथ सीख लेता है तो उसी तरह से वो उसको भाषण भी कर पाएगा, उसको बोल पाएगा, तो उसका भाषण कौशल का भी विकास हो जाता है। पठन और लेखन कौशल जो है वो आज हम तकनीक का उपयोग करते हैं, तकनीक के उपयोग से जितने भी लिखित गद्य या पद्य होते हैं वो हम टाइप्ड, जो हम कहते हैं टंकन करते हैं कंप्यूटर से, तो उसमें एक व्यवस्थित रूप से अक्षरों की बनावट होती है जिससे छात्र अच्छे से उसको समझ सकता है, क्योंकि प्रति अध्यापक उसकी जो हस्तांकन होता है वो अलग अलग होता है, बच्चा उसमें नहीं समझ पाता है। जैसे हम ह लिखते हैं हिंदी में, बहुत से अध्यापक और बहुत से छात्र त्रुटि करते हैं, स्पष्ट रूप से नहीं लिख पाते हैं। लेकिन जब ये इसका एक कंप्यूटराइज्ड एक फॉर्मेट होगा, एक कंप्यूटरीकृत एक इसका प्रमाण होता है, तो उसको हम अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ने में भी और लिखने में भी। तो इस प्रकार ये बहुत मदद करता है एक छात्र की कौशलों के विकास में। जितेंद्र जी, आप इतने सारे टूल्स यूज कर रहे हैं, कुछ हमें हमारे दर्शकों को दिखाएंगे? जी, मैं कक्षा में और कक्षा से बाहर दोनों तरफ के शिक्षण के लिए मैं अलग अलग टूल्स का यूज करता हूं। जैसे कक्षा में यदि हमें छात्रों को पढ़ाना है तो हम पीपीटीज का यूज करते हैं और फोटो स्टोरीज का यूज करते हैं, माइंड मैप्स का यूज करते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको कक्षा से बाहर जो हम टूल्स को यूज करते हैं वो संसाधन में आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे ये मेरा विकी क्लास है जिसे हम ऑनलाइन विकी स्पेस बोलते हैं। इसका आप यूआरएल बताइए ताकि हमारे जो टीचर्स हैं जिनके पास कंप्यूटर है वो कनेक्ट कर सकेंगे। हाँ, जरूर मैम। इसका एड्रेस है jitendrajit.pvworks.com। दोबारा jitendrajit.pvworks.com। एक पीवीवर्क्स का नॉन कमर्शियल लाइसेंस्ड वर्जन होता है। इसमें ये एक एजुकेशनल साइट है और इसका ये फ्री वर्जन होता है। इससे एक अध्यापक अपने छात्रों से कक्षा से बाहर भी हमेशा कनेक्टेड रह सकता है। जैसे आज कक्षा में कोई छात्र अनुपस्थित रहा तो उस छात्र को यदि जानना है कि कक्षा में क्या क्या हुआ, अध्यापक ने कौन सा कार्य दिया, तो उस चीज को वो विकी पे प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जैसे ही हम कक्षा से बाहर आते हैं, आने के बाद हम इसको विकी पर अपलोड कर देते हैं तो बच्चे इसे जान सकते हैं। इसके अलावा शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा सह शैक्षणिक गतिविधियां जितनी होती है उनका भी हम इसके ऊपर अपलोड करते हैं। जैसे कोई भी महत्वपूर्ण वीडियोज हैं, श्रव्य सामग्री है, अन्य श्लोक हैं, सुभाषित हैं संस्कृत से संबंधित, वो भी हम इस पर डालते हैं। और समय समय पर होने वाले जितनी भी परीक्षाएं हैं या आगामी जो रचनात्मक कार्य उनके होते हैं जिन्हें हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, उनकी जानकारी भी हम इस विकी पर डालते हैं। अब जैसे कि फाइनल टर्म का एग्जाम बच्चों का चल रहा है तो उससे पहले कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि छात्रों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, छात्र कैसे तैयारी करें, उसके लिए हम विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न पत्र हैं, प्रपत्र तैयार करके उनके ऊपर रखते हैं। ओके, कैरी ऑन। इस विकी पे मैंने कुछ वीडियोस डाले हैं। जैसे कक्षा में जो हम गतिविधि करते हैं, बच्चे उन गतिविधियों कितने अच्छे से करते हैं वो दिखाने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। हमारे कक्षा के एक विद्यार्थियों ने उनकी पाठ्य पुस्तक का ये एक पाठ था, उस पाठ को उन्होंने किस प्रकार से दिखाया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सिक्किम प्रदेश का सौंदर्य, सिक्किम प्रदेश कैसा है, उसकी सुंदरता क्या है,
उसमें कौन सा पर्वत है, वहाँ की वेशभूषा क्या है, खान पान क्या है, ये सब एक नाटक के माध्यम से बच्चों ने कक्षा में वीडियो अपलोड किया हुआ है। हाँ जी, जितेंद्र जी, हाँ ओके। जी। ये वीडियो मैंने क्लास में शूट किया विद द हेल्प अपने मोबाइल की सहायता से। अच्छा। क्योंकि क्लास में जो सबसे संभव अच्छा। उपकरण हो सकता है वो हाँ। हमारा मोबाइल ही हो सकता मोबाइल है, फोन ही हो सकता क्योंकि है। हम लैपटॉप्स को बार बार क्लास में लेके नहीं जा सकते हाँ। हैं। और कैमरा भी इंसान रोज कैरी नहीं करता है, मोबाइल तो हमेशा उसके पास होता हाँ है। जी, इसलिए सबसे सुगम मोबाइल फोन ही होता है, उससे हम रिकॉर्ड करके इसे यूट्यूब तो पे इस डाल सकते हैं। रिकॉर्डिंग में आपके स्टूडेंट्स कुछ परफॉर्म कर रहे हैं? हाँ जी, इसमें एक छात्र अध्यापक बना है, बाकी अन्य छात्र जो हैं वो छात्रों का किरदार निभा रहे हैं। इसमें छात्रों ने बताया कि सिक्किम प्रदेश कैसा है, वहाँ का मुख्य पर्वत कौन सा है, वहाँ का खान पान क्या है, वो सब चीजें छात्र अपने आप करके दिखा रहे हैं। अच्छा। ये करके सीखना का भी एक उदाहरण है। लेकिन पहले आपने वीडियो सिक्किम प्रदेश का वीडियो दिखाया, बच्चों से देखने के बाद फिर उन्होंने क्या है हाँ जी, ये नाट्य प्रस्तुति उन्होंने की अपने ढंग में, अपने ढंग से अपने विचारों से जो प्रत्येक उन्होंने कक्षा समझा। में 8 से 10 समूह छात्रों के बने, प्रत्येक समूह के छात्रों ने इस प्रकार क्रमबद्ध तरीके से इनकी प्रस्तुतियां दी है। जितेंद्र, और क्या आप दिखाएंगे? और इसमें हम फोटो स्टोरीज दिखा सकते हैं कि मान लीजिए ये सिक्किम प्रदेश का दिखाने के लिए मैंने इसमें वीडियो को यूज किया, यूट्यूब पे अवेलेबल था, उपलब्ध है तो हम ले सकते हैं। यदि कोई सामग्री यूट्यूब पर या पहले से किसी वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है तो हम उनके सिर्फ दृश्य लेकर के दृश्य चित्रों के माध्यम से उन्हें हम दिखा सकते हैं। जैसे फोटो स्टोरीज हम इन्हें बोलते हैं, फोटो स्टोरी 3 एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके माध्यम से। प्लीज। तो फोटो स्टोरी अब इसका कहाँ प्रयोग कर सकते हैं? इसका हम कक्षा में एक प्रयोग टूल कर है, सकते हाँ, हैं। हाँ। जैसे कक्षा में पाणिनि के बारे में एक पाठ है, पाणिनि कौन थे, उनके जीवन परिचय के बारे में बताने के लिए हमने एक यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि जितेंद्र अभी आपको DAVIIRconnect.pbworks.com पे ले जा चुके हैं। ये एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है जो DAV इंस्टीट्यूट ऑफ इन सर्विस एजुकेशन एंड रिसर्च ने टीचर्स के लिए शुरू किया है। इस कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म के बेसिकली 2 उद्देश्य हैं। एक तो ये कि सब टीचर्स अपने बेस्ट काम जो वो टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रैटेजीज क्लासरूम में यूज कर रहे हैं, जो उनको लगता है बहुत सक्सेसफुल है, वो दूसरे टीचर्स के साथ शेयर करें, और एक टीचर दूसरे टीचर के काम को देखकर सीखे, प्रेरणा ले और वैसा ही या उससे भी उत्तम कार्य या टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रैटेजी अपने बच्चों के साथ यूज करें। आप अगर आप कंप्यूटर पे हैं और आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो आप अभी इस पे लॉग ऑन हो सकते हैं और सारी मटेरियल इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत का देख सकते हैं। इसका जो URL है वो है http://DAVIIER connect.pbworks.com DAVIIERconnect.pbworks.com। आप इस पे कनेक्ट करें। हाँ जितेंद्र, अब आप बताइए। मैं आपको एक कक्षा में बनाई गई और कुछ हमने हमारे विद्यालय के ऑडिटोरियम में एक स्किट किया था, लघु नाटिका। उस लघु नाटिका की वीडियो बच्चों को उपलब्ध नहीं हो पाई, तो उन्होंने कहा, छात्रों ने कहा कि सर इसकी वीडियो तो है नहीं, लेकिन हम वीडियो देखना चाहते हैं, किसने बनाई होगी। तो मेरे पास कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स था, मैंने कुछ फोटोग्राफ्स लिए, उन फोटोग्राफ्स से एक सॉफ्टवेयर की मदद से इसे एक वीडियो रूप में बनाया, जो कि छात्रों को बहुत अच्छा लगा और बहुत ही प्रोत्साहन भी मिलता है छात्रों को, क्योंकि छात्रों को देखने को मिलता है कि हमारा वीडियो YouTube पर है, वो अपने माता पिता को, अभिभावकों को दिखाते हैं। तो किस प्रकार पाणिनि की एक कथा है, मैं आपको इस फोटो स्टोरी के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। पाणिनि गुरुकुल में कैसे थे उसको दिखाने के लिए एक गुरुकुल का दृश्य है। यहाँ पर गुरुजी अपने छात्रों के साथ में हैं और गुरुजी छात्रों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर पाणिनि बैठा हुआ है गुरुकुल के अंदर। अब गुरुकुल में कैसे शिक्षा पद्धति चलती थी, गुरु शिष्य का क्या संबंध होता था, वो सब छात्र इसे समझ सकते हैं। इसके अलावा
जितेंद्र जी, ये तो बहुत इफेक्टिव है। हाँ कभी जी। कभी लेसन्स पढ़ने से बच्चों को आइडिया नहीं होता, स्पेशली व्हेन अक्रॉस द एजेस हम बात करते हैं, इतने पुराने जमाने की बात तो बच्चों को पता नहीं चल पाता। इस टाइप के वीडियोस और ऐसी पिक्चर्स दिखाकर आपने बच्चों को बहुत क्लियर आइडिया दिया कि उस टाइम कैसी लाइफ होती थी। मैं कुछ ऑनलाइन डिक्शनरी भी उन बच्चों को दिखाना चाहूंगा, और अध्यापकों के लिए भी बहुत ये महत्वपूर्ण है कि हम जो डिक्शनरीज देखते हैं, शब्दकोश देखते हैं, उन शब्दकोशों में क्योंकि वो पहले से छपे होते हैं, 5-6 साल पुराने होते हैं, नए शब्द उनके अंदर होते नहीं है, वाक्य प्रयोग हर शब्दकोश में आपको नहीं मिल सकते। लेकिन मैंने कुछ ऑनलाइन डिक्शनरीज इसके अंदर सर्च की हैं जो हमें वेबसाइट पे मिल सकती हैं। और ये जैसे आपने कि अपनी विकी पे डाली हुई हाँ है, जी, विकी तो पे बच्चे भी को कभी भी कोई वर्ड अगर ढूंढना हो तो उसको ऑनलाइन डिक्शनरी सर्च करने की जरूरत नहीं है, वो सिंपली आपके विकी पे सिंपली उसके ऊपर जाएगा वर्ड लिखेगा। और अपने हाँ, यदि उस का छात्र को, meaning इसकी एक और महत्वपूर्ण बात ये, यदि छात्र को किसी शब्द का इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं नहीं पता है, संस्कृत में क्या कहते हैं नहीं पता है, उसे सिर्फ अपने शब्द को यहाँ पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद जब ये ट्रांसलेट पे क्लिक करते हैं, तब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, स्लाइड प्लीज। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा कि Slide, जैसे हमने please. इसके अंदर गॉड एक शब्द लिखा, एक मिनट जितेंद्र, हम ये स्लाइड दिखा देंगे। स्लाइड प्लीज। अंजू जी, आप अपने विषय में किन वीडियो का उपयोग कर कविता पठन के लिए आप क्या करते हैं? जैसे हमने एक शब्द इसके अंदर टाइप किया गॉड, उसको हमने ट्रांसलेट किया, तो ये अपने आप इस शब्द को उस भाषा में परिवर्तित कर देगा जिस भाषा में हम चाहते हैं। कि ये डिक्शनरी है संस्कृत की, संस्कृत का शब्दकोश है, तो इसके अंदर देखिए गॉड यानी देव, उसको इंग्लिश में फोनेटिकली कैसे लिखते हैं, DEVA, यानी ये भी बच्चे समझ सकते हैं। भृगवः, स्वस्ति, मंगलम भूयात, किस प्रकार से इसके प्रयोग हम कर सकते हैं। परमेश्वर, भगवत, ईश्वर, देवता, ये सब इसी के पर्यायवाची हैं। तो ये बहुत ही उपयोगी है छात्रों के लिए, और उससे भी ज्यादा उपयोगी अध्यापकों के लिए, पाठन के लिए। तो इसलिए मैं अध्यापकों से अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार की डिक्शनरीज को वो अधिक से अधिक अपने पाठन में प्रयोग करें, ताकि छात्र केवल जितना सीमित ज्ञान है उस तक ही सीमित ना रह करके अपने ज्ञान को बढ़ाएं। क्योंकि एक ही शब्द के कितने अर्थ हो सकते हैं, कितने अलग अलग प्रकार से हम उसको बोल सकते हैं, वो इस डिक्शनरी के माध्यम से हम जान सकते हैं। और लैंग्वेज में तो जो वोकैबुलरी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। हाँ जी, लैंग्वेज लर्निंग में बहुत सही कहा आपने। जितेंद्र जी, आपके पास कोई हिंदी शब्दकोश का भी कोई आपके पास है? आप हिंदी का हाँ जी मेरे पास है। आप सर हिंदी, हाँ हिंदी का आप इसी साइट पे हिंदी का आप लिंक कर लीजिए। इसमें नहीं, जो DAV IIR की है उसमें हिंदी में आप जाएंगे तो काफी सारे कनेक्ट पे आप देख लीजिए। तब तक आप मौखिक रूप से बता दीजिए अंजू जी, तब तक वो ऐसे कनेक्ट करते हैं। ही जब हम कविता पढ़ाते हैं, खासकर जैसे कोई भी कविता पढ़ाई या गद्य हमने पढ़ाया, तो उसके लिए अनिवार्य हो जाता है कि हम छात्रों को पहले उसके कवि और लेखकों से जो है वो परिचित कराएं, उनसे एक आत्मीयता मतलब एक पहचान बनाएं। क्योंकि जब हम कवि से और लेखकों से उनका परिचय करा देते हैं तो उस कविता के भाव को, उसके मर्म को समझने में छात्र सक्षम होते हैं। तो इसलिए जैसे मैंने कोई कविता ली है, सर आप स्लाइड प्लीज सर मेरा विकी निकाल दीजिए प्लीज। स्लाइड आपका शब्दकोश दिखा। शब्दकोश आ गया है। अच्छा, शब्दकोश इसमें नीचे वाला लिंक दिखा दीजिए। जो मैंने साइट के लिंक दिए हैं उसमें एक साइट का लिंक, वेब लिंक दिखा दीजिए जिसमें से आप बता सकते हैं। उसमें भी आप शब्द टाइप करेंगे तो आ जाएगा उसमें। हाँ जी, कोई सा भी शब्द लिख दीजिए, आगाज लिख दीजिए। इस प्रकार से ये जो है ये ऐसे ही परिवर्तित कर देगा, जैसे संस्कृत में बताते हैं वैसे ये हिंदी के, और एक ही अर्थ नहीं उसके आपकी विकी का हाँ जी, मैंने ये क्योंकि ये हिंदी के संवर्धन हेतु नया आगाज प्रस्तुत किया है, इसलिए मैंने इसको एक नया आगाज दिया है। और इसमें DAV IIR की भी साइट में मैंने अपने पेज का नाम इसलिए आगाज ही, नया आगाज दिया। तो जैसे हम कवि का परिचय देना चाहते हैं तो ऐसे ही फोटो स्टोरी बनाकर भी हम कवि का परिचय दे सकते हैं। सर मेरे विकी पे आप दिखा दीजिए एक बार। मेरा विकी जो है सृजन.pbworks.com, इस पर फोटो स्टोरी है। हाँ, सृजन.pbworks.com मेरा हिंदी का विकी है जो क्लासरूम विकी है। इसमें आप फोटो स्टोरी वाला निकाल लीजिए सर, नीचे इंडेक्स है
फोटो स्टोरी। ये आपने हाँ इसको जी, क्रिएट ये किया मेरा है? ये मैंने क्लास के लिए क्रिएट किया है। इससे क्या है कि छात्र जो है वो किसी भी समय, जैसे कि जितेंद्र सर ने कहा कि ये और 2 मार्च का जो सेशन हुआ था उसमें सत्र में भी कहा गया था कि 24/7 रश्मि मैम ने बोला था। तो ये कनेक्टिविटी है हमारी छात्रों के साथ, हमें उनके साथ मिलाप है हमेशा कि 24/7 हमेशा हम क्लास के लिए एक विकी है या आपने सब नहीं, क्लासेस हमने के लिए हर अलग? क्लास के लिए एक अलग 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 है। ये 9th क्लास के लिए है, एक हमने 10th के लिए बना रखा है, एक मैं 8 पढ़ाती हूँ 8 तो के लिए बना आपके रखा है। कितने विकीज हैं? 3 विकीज हैं। तो आपको मुश्किल नहीं होती 3 विकीज मैनेज करने के नहीं, लिए? कोई मुश्किल नहीं है। डेली जो है ज्यादा टाइम नहीं लगता है। स्टार्टिंग में जरूर थोड़ा टाइम लगा कि बनाया, लेकिन उसके बाद फिर बच्चों की जैसे जैसे आवश्यकताएं होती हैं वो उसी तरह से विकी पे मुश्किल से 15 मिनट्स या देखना पड़ता है कि बच्चे की क्या क्वेरीज हैं, क्या आपके विकी है। अब प्रारूप आपकी क्या है? फोटो स्टोरी आ गई, अब आप बताइए कौन सी हाँ फोटो जी। स्टोरी दिखाएंगे? कोई सी भी आप चला दीजिए। करप्शन पे दिखाएं? अग्निपथ पे चलाइए। अस्पृश्यता भी है? हाँ जी, अस्पृश्यता चला दीजिए। जैसे हमने ये कविता पढ़ाई 9th क्लास में है। 9th क्लास में कविता है अस्पृश्यता। अब ये आप बोलिए हाँ जी, 9th क्लास की कविता है। अब इसमें कविता में बच्चों को अस्पृश्यता का भाव नहीं मालूम है। आजकल स्पेशली आजकल हाँ के जी, बच्चों को खास नहीं करके मालूम आजकल के बच्चों को अस्पृश्यता का भाव नहीं मालूम है। अब उनको हमें उस भाव से जो है वो जोड़ना है, तो इसलिए मैंने उसके लिए कुछ वीडियो बनाए और फोटो स्टोरी बनाई ताकि बच्चे उससे संबंध स्थापित कर सकें और उस भाव को, अस्पृश्यता के भाव को समझ सकें। अंजू, तो ऐसे वीडियोस क्या गूगल पे अवेलेबल नहीं हाँ है? जी, वो हैं इसमें और मेरे विकी पर भी हैं। अगर आप वीडियो वाले में जाएंगे तो अस्पृश्यता का वीडियो आपको मिलेगा और उस वीडियो में मैंने यहाँ तक भी दिखाया, उसमें देखा वीडियो में कि एक ऐसा गांव जहाँ पर जब कोई अछूत व्यक्ति जाता है तो वो वहाँ पर ब्राह्मण, मतलब जो क्षत्रिय है या जो ब्राह्मण कुल है, उस एरिया में जैसे ही कदम रखता है वहाँ पर चप्पल तक उतार के आगे जाता है। तो मतलब ऐसा ये सब आपने चित्रों के माध्यम हाँ, से ये सब चित्रों के माध्यम से दिखाया है और ये सब वीडियो के माध्यम से दिखाया है। वीडियो भी है जो YouTube पे मिले हैं। और ये सामग्री आपके विकी पर उपलब्ध है? हाँ जी, ये सब विकी पर उपलब्ध है। और क्या क्या है आपके विकी पर? वीडियोज हैं। स्लाइड प्लीज। स्लाइड। या हाँ, ये है जैसे छोकरा के बाहर अंदर के नहीं आता। ये पूरा वीडियो जो है वो अस्पृश्यता पर है कि किस प्रकार से बच्चे जो है, बच्चों को भी वो गया है और बता रहा है कि किस प्रकार से बच्चे जो है दूर हट रहे हैं क्योंकि ये अछूत हैं और किस तरह से मिलने की मतलब क्यों हट रहे हैं वो आपस में। ये जरूर है कि भाषा वो नहीं है, लेकिन हम जो है वो भाषा में थोड़ी सी, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की तरफ का है तो भाषा में कुछ समस्या है, तो हम बच्चों को समझ कर सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं। ओके, अब और क्या दिखाना चाहेंगे? इसी प्रकार से जो है वो आप अग्निपथ का वीडियो देख लीजिए। जब हम वाचन कौशल में, छात्रों के वाचन कौशल में अभिवृद्धि की बहुत अनिवार्यता होती है। वाचन, आपने अभी जैसे कहा कि कौशलों में, तो कौशल की अभिवृद्धि के लिए अनिवार्य है कि बच्चों को वाचन करना सिखाया जाए। अब एक तो हमने बोल के कक्षा में जो है बोला, वाचन किया, अध्यापक के द्वारा हुआ, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा जो है वो घर पर सीखना चाहता है, एक बार में नहीं सीखा, तो उसके लिए फिर हमने जो है वो वीडियो अपलोड कर दिया अग्निपथ का। जैसे 9th क्लास में अग्निपथ कविता है तो उसमें जो है वीडियो अपलोड किया और बच्चा उसको बार बार घर पर सुनकर और वो जो है वाचन कर सकता है, हाँ, सीख हम देख सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल देख सकते हैं। साउंड आएगी, अभी वो प्ले होगा ना? नहीं हो गया अभी। तू न झुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, तू न थमेगा कभी। ऐसे आप देख रहे होंगे कि उसके नीचे भी नजीर अकबराबादी जी की कविता है जो हमारे 9th क्लास में है। ये भी महान दृश्य है, आदमी नामा। चल रहा मनुष्य है अश्रु श्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ।
बहुत ही अच्छी कविता है, पूरे हाव भाव हाँ, और सही उच्चारण के साथ किस प्रकार से कैसा भाव कविता का होना चाहिए, बहुत अच्छा और कार्यान्वयन जैसे है। कि आपने देखा कि एक ही वीडियो नहीं, उसमें जितनी भी 9th क्लास में कविताएं हैं सभी के वीडियो, यहाँ तक कि कर चले हम फिदा का वीडियो जो गीत है, जब हम एक बार उसको कक्षा में सुनवा देते हैं तो उसके बाद फिर हम उसका कार्य प्रपत्र दे दें या हम उसको और बच्चे कितने मोटिवेटेड हो जाते होंगे सुन के। जितेंद्र, अब आप कुछ दिखाइए, आप क्या स्ट्रेटेजीज, आपने कैसे आईसीटी को यूज किया है? मैंने भी इसी प्रकार से, क्योंकि हमारी एक ही रणनीति होती है, एक ही स्ट्रेटेजी होती है भाषा शिक्षकों के लिए। जो टूल्स हम संस्कृत में यूज करते हैं वही हिंदी में और अन्य भाषाओं में भी यूज कर सकते हैं। उन्हीं टूल्स को मैंने यूज किया, लेकिन मैंने एक सबसे अलग जो है वो क्विज के लिए बनाया है। जैसा कि मैंने स्लाइड प्लीज। क्विज के बारे में आपको दिखाना चाहूंगा कि क्विज किस प्रकार से संस्कृत में हम क्विज को बना सकते हैं। होता क्या है कि ये सॉफ्टवेयर्स लगभग आंग्ल भाषा में, अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध होते हैं, इसलिए छात्रों को और अध्यापकों को दोनों को ही समस्या हो जाती है कि यदि ये इंग्लिश में ही चलता है तो इंग्लिश में हम संस्कृत को कैसे टाइप करें। लेकिन ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हिंदी को, यूनिकोड जिसे हम बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में, यूनिकोड को सपोर्ट करता है, तो हम हिंदी में उसमें लिख सकते हैं, छात्रों का परीक्षण कर सकते हैं। ये भी दो प्रकार का टेस्ट होता है, इसे हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से देख सकते हैं कि छात्रों को ऑनलाइन जब कक्षा से बाहर वो हैं अपने घर पे, जब वो कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं उस समय वो इसे देख सकते हैं, और जब वो कक्षा में है तो हम उन्हें ऑफलाइन ई-बोर्ड के माध्यम से स्मार्ट क्लासेस में दिखा सकते हैं। जैसे कि ये एक क्विज है शब्द रूप व्याकरण का, एक ये टॉपिक है। इसके ऊपर राम प्रथमा द्विवचन, ये सबसे पहले एक प्रश्न है। इस प्रश्न के नीचे 4 विकल्प मिलते हैं और चारों विकल्पों में से ए बी सी डी छात्र को एक विकल्प चुनना होता है। ये आपने बनाया है? हाँ जी, क्विज। इसमें हम हिंदी में टाइप कर सकते हैं। ये एकमात्र ऐसा सॉफ्टवेयर है। काफी सॉफ्टवेयर्स ढूंढे गए लेकिन सब में इंग्लिश चलता है। तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर आप नाम बताइए? ये MCQ जनरेटर नाम से, या MCQ मेकर। MCQ मेकर। अध्यापक, हमारे हिंदी के अध्यापक या संस्कृत के अध्यापक नोट कर लें, MCQ मेकर। मैम मैं इसकी स्लाइड्स भी आपको दिखा सकता हूँ कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, कहाँ ये मिलता है और किस प्रकार से इसके अंदर प्रश्न बनाए जाते हैं, ताकि अब अध्यापकों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। हिंदी में कैसे लिखेंगे वो भी एक समस्या है जब कंप्यूटर में लिखते हैं। So, इस क्विज से बच्चों की कौन सी स्किल्स इंप्रूव होती हैं? इससे उनका मैम जो भी मतलब अवगमन जो उनका होता है, ज्ञानात्मक कौशल जो होता है, जो कक्षा में उन्होंने सीखा है उसमें वो कहाँ तक है, जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना कितने पानी में है, वो अपने आप स्वमूल्यांकन से, सेल्फ असेसमेंट से सीख सकते हैं घर पे बिना अध्यापक की मदद के। यदि वो चाहें तो इसके अंदर एक ऑप्शन होता है कि वो अध्यापक के पास इसको भेज भी सकते हैं कि अध्यापक इस क्विज को जांच करे ईमेल के थ्रू। इसमें एक ऑप्शन आता है सेंड वाया ईमेल, तो उससे वो अध्यापक को भेज भी सकते हैं। और प्रिंट आउट लेने का भी एक ऑप्शन है, बच्चा प्रिंट आउट लेके रखे, दूसरे दिन आकर कक्षा में दिखाएं कि अध्यापक मैंने इतने क्वेश्चन सोल्व किए थे, मेरे इतने अंक आए, वो भी ये दिखा सकते हैं। तो जितेंद्र जी, क्या आप जो प्रत्येक पाठ जो पढ़ाते हैं उसके लिए आप ये क्विज बनाते हैं? हाँ या जी, सिर्फ हम हर पाठवार और हर विषयवार, यानी हम ग्रामर में जैसे मान लीजिए व्याकरण में हमने शब्द रूप पढ़ाए, तो शब्द रूप पढ़ाने के बाद 5 शब्द रूप हमने पढ़ा दिए। 5 शब्द रूप पढ़ाने के बाद बच्चों ने उनमें से क्या सीखा, उसमें से महत्वपूर्ण शब्द कौन से हैं, बच्चा उनको कितना सीख पाया, ये जांचने के लिए हम उन शब्द रूपों की अगली बार जब अगले हफ्ते में धातु रूप सारे पढ़ाते हैं तो धातु रूपों पर एक ऐसी क्विज बनाते हैं। अगर कोई पाठ है, मान लीजिए हम धर्म शिक्षा में पढ़ाते हैं कि प्रातः उठने के लाभ क्या क्या हैं, हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं, हानियां क्या है न उठने से, उसके ऊपर भी एक हम बना सकते हैं। तो प्रत्येक बच्चा इस क्विज को करता है? हाँ जी, प्रत्येक बच्चा करता है। मेरा एक प्रश्न है आपसे कि क्या आपने अपने स्टूडेंट्स को भी ये क्विज बनाना सिखाया? हम सिखा रहे हैं, कक्षाओं में सिखा रहे हैं और छात्र इसमें इतनी रुचि ले रहे हैं, अब पूछिए मत, बहुत ज्यादा उत्साह के साथ वो आगे आ रहे हैं। अब आपके पास MCQ मेकर है स्क्रीन पे, आप प्लीज हमारे और बाकी शिक्षकों को भी सिखाएं। बताइए। तो आप कभी कभी बच्चों को भी देते हैं ये असाइनमेंट की वो क्विज बना के लाए। आप बताइए अंजू। हम ऑफलाइन जो है, जैसे सर ने ऑनलाइन बनाया है वैसे ही मैंने ऑफलाइन बनाया है PPT में। और 1 मिनट सर स्लाइड शो कर दीजिए प्लीज। उसमें बच्चे किस प्रकार से, क्योंकि कई बार कक्षाओं में तो नेट नहीं है, इंटरनेट नहीं है, ये तो बच्चे घर पर करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं ऑनलाइन है। ये जो मैंने बनाया है वो ऑफलाइन है। आपका स्लाइड शो ऑन हो गया? स्लाइड शो, हाँ जी मैम, सर निकालें सामने देखिए। ये स्लाइड नंबर 14।
14 स्लाइड नंबर निकाले सर। हाँ, जैसे ये हम बोलते हाँ प्रश्न, जैसे प्रश्न हुआ ये, मेरे लखनऊ वाले मित्र ने एक मूल्यवान उपहार भेजा है, रेखांकित पद का नाम, मतलब जैसे प्रश्न आ गया वहाँ कक्षा में। अब प्रश्न के पश्चात जो है वो छात्र ने इसको पढ़ दीजिए, वो विजिबल नहीं आ रहा। मेरे लखनऊ वाले मित्र ने एक मूल्यवान उपहार भेजा है, रेखांकित पद का नाम बताइए। कोई भी प्रश्न है, हमने वो किया। प्रश्न करने के बाद ये 4 ऑप्शन आ गए, उसके विकल्प आ गए। अब बच्चे ने जो है पहला विकल्प, किसी पहले विकल्प पे जो है वो किया, पहले ही पे संज्ञा पदबंध पर किया, सही उत्तर। सही उत्तर है बच्चे ने, मतलब एक खेल खेल में सीखने वाली बात हो गई है। बच्चे पुनः जो है दूसरे के, मान लो कि बच्चे ने दूसरा विकल्प चुन लिया, दूसरा विकल्प चुन लिया तो गलत उत्तर आया। अच्छा, अगर गलत उत्तर आता है तो अब बच्चा किससे सीखना चाहता है, शिक्षक के सहयोग से सीखना चाहता है या स्वबोध से सीखना चाहता है। अगर वो शिक्षक के सहयोग से सीखना चाहता है तो हमने वहां पर क्लिक किया, ये आ गया, उसका उत्तर आ गया जो बच्चा जानना चाहता है। अब उसने जो है वो फिर कारण, नेक्स्ट कारण, पीछे करिए सर। हाँ, तो ये शिक्षक के सहयोग से हो गया। मान लो कि उसने तीसरा विकल्प चुन लिया या चौथा, अब वो गलत उत्तर आया है, अब फिर से वो चाहता है, अब लेकिन अब हम चाहते हैं वो स्वबोध से सीखना चाहता है, तो हम उसको हमने इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया है। अब वो वहां पर जाएगा, वहां से पूरा पढ़ेगा और पढ़ने के बाद पूरा समझकर और वापस जो है पुनः हम उसी प्रश्न पर आ जाएंगे। तो ये जो है ये वो घर पर सीख सकता है, और जो मतलब जो शिक्षक के सहयोग से या जो स्वबोध है ये घर पर, लेकिन कक्षा में हम उतना जो है वो बता सकते हैं उसको। आगे भी मैंने और 2-3 स्लाइड्स बनाई हैं सर, पीछे स्लाइड कर दीजिए, कोई बात नहीं, वो रहने दीजिए, वो तो बच्चा डाउनलोड करेगा, वो टाइम लगेगा उसको। आप स्लाइड नंबर 16 पे 16 पर आ जाइए। हाँ 16, जब स्लाइड नंबर 16 इसमें हमने बनाया, ऐसे ही इसमें प्रश्न आया, तीसरी कसम फिल्म को कौन कौन से पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया गया, विकल्प आ गए, बच्चे से पूछा, बच्चे ने उत्तर दिया और ये उसके बाद ये सही उत्तर जो है वो सम्मुख आ गया। तो ये है वही चीजें, एक वो समय था जब हम सामने खड़े होकर बच्चे से पूछते थे, चलो बच्चे खड़े होकर बताइए इसका क्या उत्तर है, और बच्चा जो है वो डर जाता था या सहम जाता था, उत्तर नहीं दे पाता था, क्योंकि कई तरीके के बच्चे होते हैं। हाँ, कई बच्चे जल्दी से दे देते हैं उत्तर, कई नहीं दे पाते हैं, तो कई नहीं दे पाते हैं जल्दी से। अब ये क्या है, खेल खेल में सीखने वाली बात हो गई। उसमें ना प्रत्येक छात्र की भागीदारी नहीं थी, हो सकता किसी ने उत्तर दिया, दूसरे से सुना या नहीं सुना, दोनों चीजें हो गई। तो इस प्रकार से बच्चा जो, और यही नहीं, अभी हम व्याकरणिक जानकारी के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। ये माइंड मैप जो है, माइंड मैप, क्योंकि जैसा कि हमें 9वीं 10वीं हमारी जो ग्रामर है, व्याकरण जो है वो सारी हमारी सारी व्याकरण हमारी पुस्तकों में से आती है, उसके लिए हमारे लिए कोई अलग से पुस्तक नहीं है, तो पाठ पर आधारित है। तो इसके लिए ये अनिवार्य हो जाता है कि हम बच्चों को पूरी व्याकरणिक जानकारी दें। इसके लिए हम माइंड मैप का जो है वो प्रयोग कर सकते हैं। ये इसके लिए सर स्लाइड नंबर आप 12 दिखा दीजिए, स्लाइड नंबर 12 सर। हाँ, ये इस प्रकार से हम उसका पूरा व्याकरणिक जानकारी दे सकते हैं। इसमें ये विकी पे भी डाल सकते हैं हमने शब्द लिख दिए और उसके बाद इसकी जो है वो, इसका फॉन्ट साइज छोटा है थोड़ा, हाँ, तो इसका फॉन्ट साइज कर दीजिए बड़ा। अच्छा, लेकिन ये आप पढ़ के बताइए थोड़ा। हाँ, जैसे हमने जो है वो इस पे क्या, एक मिनट, जैसे पर्यायवाची हैं, वृक्ष, 2 तरीके से हम कर सकते हैं। या तो हमने जो है वृक्ष लिख दिया, बच्चे अपने आप जो है उसके पर्यायवाची खुद ढूंढेंगे। 2 तरह से हम डाल देते हैं विकी पर, बच्चे अपने आप करते हैं, या फिर हमने उसके उत्तर भी दे दिए। दोनों तरह से करके बच्चा जो है वो उसको कर लेता है। इसी को हम MCQ में, मतलब कि हम इसको प्रश्नोत्तरी के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए भी अपना प्रश्न लिख दिया, विकल्प लिख दिए, और उसको जो है एक हाइड करने का इसमें ऑप्शन होता है, उसको हाइड कर दिया और बच्चा एक एक करके उसको करता रहा। वो भी बहुत अच्छी तकनीक है जिसके द्वारा हम बच्चों से प्रश्नोत्तरी करवा सकते हैं और रुचिकर तरीके से करवा सकते हैं। अब आपका MCQ मेकर डाउनलोड हो गया है जितेंद्र, आप उसके बारे में बताइए।
ये बहुविकल्पीय प्रश्न बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। इससे हम प्रभावी रूप से और आसान तरीके से एक MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न श्रृंखला बना सकते हैं और छात्रों को उचित परीक्षण भी कर सकते हैं। अब हाउ टू इंस्टॉल MCQ जनरेटर, हम इसे इंस्टॉल कैसे करेंगे अपने कंप्यूटर पे। तो यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट का एड्रेस दिया, आप देख सकते हैं http://download.cnet.com/multiple choice quiz maker, क्योंकि ये सबसे विश्वसनीय साइट है मेरे अनुभव से, क्योंकि मैं बहुत सी साइट्स पे गया हूँ डाउनलोड में। तो CNET बहुत अच्छा एक जरिया है कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का। इसमें जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ चित्र दिखाई देगा। उसके बाद जब आप उस पे क्लिक करेंगे तो सेव फाइल का एक ऑप्शन आएगा, उसे आपको क्लिक करना है। उसके बाद सेटअप कैसे स्टार्ट होता है, दिस विल इंस्टॉल मल्टीपल चॉइस क्विज मेकर 12.3.0, डू यू विश टू कंटिन्यू, तो हमें यस करना है। उसके बाद नेक्स्ट टू कंटिन्यू, सभी इंस्टॉल करते हैं हम सॉफ्टवेयर्स को, तो वैसे ही चलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब तीसरा चरण इसका आता है, चेक द आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, यहाँ पर नीचे एक लिखा होता है आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, इसको आपको चेक करना है। ये डिफॉल्ट में अनचेक रहता है। तो इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपकी फाइल कहाँ जा रही है ये पाथ पूछता है, फिर आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस जब चल रही होगी तो इस प्रकार की हरी पट्टी एक आपको दिखाई देगी। उसके बाद में आपको फिनिश करना है। आपका MCQ क्विज जो मेकर है वो इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद आपके डेस्कटॉप पे जो सबसे पहली स्क्रीन आपको कंप्यूटर ऑन करते दिखती है, वहां पर आपको MCQ चॉइस क्विज मेकर नाम से एक आइकन वहां पे दिखाई देगा। उस पर हम डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए एक दूसरी स्लाइड मैंने बनाई है, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। ठीक है अंजू, अब आप बताइए, अब आप क्या दिखाना चाहेंगे? ये तो मतलब इस प्रकार से हम जो है गतिविधियों को आगे बढ़ाकर छात्रों की सृजनात्मकता में वृद्धि कर सकते हैं। और इसका जो अनुभव रहा कक्षा में जो इसका प्रयोग का, वो बहुत ही रुचिकर, आप मतलब प्रभाव बहुत अच्छा रहा। यहाँ तक कि केवल बच्चों पर ही नहीं, या अभिभावकों को भी इससे बहुत अधिक प्रसन्नता हुई। मैंने कुछ आपके कुछ अभिभावक जो है आपके ब्लॉग विजिट करते हैं क्या? ब्लॉग नहीं, विकी पे आते हैं। और खासकर जो कक्षा की जितनी भी गतिविधियां हैं वो मैंने सब इसमें डाल रखी हैं। सर एक बार आप थोड़ा सा कर दीजिए, नीचे थोड़ा सा और नीचे, और हाँ वीडियोस, और नीचे और नीचे, ये पहला, उससे ऊपर अस्पृश्यता से ऊपर वाले सर लिंक। हाँ ठीक, हाँ कोई सा भी चला दीजिए पहला। हाँ ये अब इसमें समाचार वाचन की एक गतिविधि को मैंने जो है वो किया और शूट किया। इसमें आपने क्लास में? हाँ जी, क्लास में, और बहुत ही सामान्य तरीके से। और इसके बाद मैंने इसको अपने दूसरे से अपलोड कर दिया। आप सभी श्रोताओं को इसके कई स्वतंत्रता दिवस रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो वक्त हो चला है हम आप सभी को देश विदेश की ताजा तरीन खबर इन सबके साथ हम आपको, इससे ये फायदा होता है कि एक तो बच्चे जो है गतिविधि को बहुत ही रुचिकर तरीके से तैयार करके आते हैं, क्योंकि उनको बहुत ही इस बात का खुशी होती है कि हमारा जो है शूट हो रहा है। तो इसलिए वो किसी भी प्रकार से एक्साइटमेंट लेवल पूरी तैयारी के साथ आते हैं। यहाँ तक कि जो बच्चे करने में झिझकते हैं वो भी बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, बहुत अच्छी तैयारी करते हैं। और एक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी एक एक्सपीरियंस अपना, कि एक दिन ऐसे ही PTM में जो है एक पेरेंट्स आए और मेरे से बहुत खुश हुए, कहने लगे कि मैम मैंने पहली बार अपने बच्चे को इस प्रकार से कक्षा में बोलते हुए देखा है कि बच्चे ने इस प्रकार से प्रस्तुति दी और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। सच मानिए उस दिन मुझे बहुत अभिभावकों को मालूम ही नहीं होता कि क्लास में बच्चे की परफॉर्मेंस, क्योंकि बच्चे का कक्षा में अलग तरीके से रहता है, विद्यालय में रहने का तरीका अलग है, और वो घर में रहता है अलग तरीके से। सबसे उचित उपयोग तो यही है। बहुत इससे छात्रों को बहुत, छात्र भी रुचि लेते हैं और जो अभिभावक भी उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। और इस अंजू, तकनीकी टेक्नोलॉजी का यूज करके आपने बिल्कुल 21st सेंचुरी हिंदी क्लासरूम बना दिया। हाँ बस हम तो, मैंने कहा ना आपको कि ये नया आगाज है हिंदी के लिए, जो हिंदी की कहते हैं अस्तित्व, जो अस्मिता जो है, जो धूमिल होती सी नजर आ रही है। तो हम, ये हमारा नया आगाज है। और इसके लिए जो है मैं, जैसे बाकी है कि
जैसे हमें जो है ट्रेनिंग दी गई है, हमारे जो प्रधानाचार्य जी हैं जिन्होंने हमें ट्रेनिंग दी और किस प्रकार से सिखाया, उत्साहित किया, उसी प्रकार से जो है वो और भी विद्यालयों में दी जाए और किस तरह से अध्यापक जो है हिंदी नहीं बल्कि संस्कृत भाषा को भी एक डेड लैंग्वेज कहा गया, उसमें बच्चों के रुचि जो पैदा करने के लिए। हाँ, लेकिन मृत भाषा लोग कहते हैं, अभी भी मृत भाषा कहते हैं, लेकिन हम बार बार उनको समझाते हैं कि मृत नहीं, ये अमृत है, न मृतम इति अमृतम, ये एक अमृत है, ठीक है, ये मृत नहीं है। आज भी आप देखोगे तो अभी तो हालांकि उतना समय नहीं है कि मैं इतना आपको बता पाऊं, लेकिन अगर ये आप YouTube पे सर्च करते हैं तो ब्रिटेन के आज बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहां पर प्रार्थनाएं संस्कृत में की जाती है, वैदिक मंत्रों के साथ, उपनिषद की सूक्तियों के साथ प्रार्थना होती है। +2 तक और 10 तक बहुत से स्कूलों में उनके पाठ्यक्रम में संस्कृत उनके पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है, एक अभिन्न अंग है। वहाँ के छात्रों से जब साक्षात्कार किया गया तो छात्र इतने उत्साहित थे, वो कहते हैं कि हम यदि संस्कृत भाषा को अच्छे से बोलना सीख जाएं तो दुनिया की कोई भी भाषा हो उसको हम सही प्रकार से उच्चारित कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो सिस्टम है बोलने का वो अन्य किसी भाषा में नहीं है। और ऐसा भी सुनने को आया है कि जो संस्कृत लैंग्वेज है कंप्यूटर से मोस्ट कंपैटिबल है। हाँ जी, इसका एक उदाहरण है, जैसे जो कंप्यूटर जानते अच्छे से उनको ये बात ठीक से समझ में आ सकती है। जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर लिखते हैं उसमें हम लिखते हैं किसी की वैल्यू C = च हम उसमें लिखते हैं, बट C = क भी होता है, C = स भी होता है, लाइक CIVICS उसको सिविक्स बोलते हैं, लेकिन CHEMISTRY लिखेंगे तो उसको केमिस्ट्री बोलेंगे। C में डिफर हो गया, C में एक जगह पे स साउंड आ रहा है, एक पे च आ रहा है, लेकिन यदि संस्कृत में क्या है, च का मतलब च ही होता है, क का मतलब क ही होता है। इसीलिए कहते हैं द यूनिक लैंग्वेज फॉर द कंप्यूटर, सबसे उपयुक्त भाषा है किसी भी तंत्र को लिखने के लिए। संगणक के कोई भी तंत्र हम लिखते हैं तो सबसे उपयुक्त भाषा संस्कृत। जितेंद्र जी, कालांश के अंत में आप हमें कुछ हिंदी और संस्कृत के जो विशेष वेब लिंक्स हैं वो दिखाएं हमारे दर्शकों को, जिससे कि वो छात्र और अध्यापक उनको प्रयोग कर सकें। ये कुछ महत्वपूर्ण लिंक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ जो हमारी DAV IIER कनेक्ट की PBWorks पे आपको मिल सकते हैं। उसमें संस्कृत पे आप क्लिक कीजिए, संस्कृत पे क्लिक करने के बाद वेब लिंक्स 4th ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पेज आपको ओपन होगा, जिसमें सबसे पहले संस्कृत विकिपीडिया, संस्कृत के बारे में सारी विस्तृत जानकारी संस्कृत में और इंग्लिश में दोनों भाषाओं में प्राप्त होगी। संस्कृत डॉक्यूमेंट, जितने भी ग्रंथ हैं संस्कृत के, जितनी भी बुक्स हैं वो भी आपको इस लिंक पे प्राप्त होगी। उसके बाद कुछ सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल की पुस्तकों के लिए यहाँ पे बुक्स मटेरियल जो है वो भी मैंने इसमें डाल रखे हैं, और NCERT CBSE आदि महत्वपूर्ण संस्थाओं के वेब लिंक्स भी इसमें दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। हिंदी के लिए आप हिंदी के पेज पे जाइए, DAV IIER कनेक्ट, इसी साइट पे सभी संस्कृत और हिंदी टीचर, ये हमारा जो कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है DAV IIER कनेक्ट, इसमें इसको ज़रूर विजिट करें और इसमें रजिस्टर करें, और बहुत सारे जो वेब लिंक्स दिए हुए हैं हिंदी और संस्कृत के, आपको इसकी बहुत यूजफुल जानकारी यहाँ। अब मैं आपको हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण वेब लिंक्स दिखा रहा हूँ, जिसमें हिंदी कुछ कविता कोश वगैरह, इसमें अपार कविताएं, यानी पुराने से लेके नए लेखकों तक के हर एक लेखक की इसके अंदर कविता आपको मिलेगी। मीराबाई के भजन, अग्निपथ आदि कविताएं, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। जितेंद्र जी धन्यवाद। दोस्तों, वेब लिंक्स की प्रस्तुति के साथ ही इस कालांश की अवधि का समय समाप्त होता है, और कार्य के अंत में हम अंजू जी और जितेंद्र जी को आज के कार्यक्रम में भाग लेने एवं दर्शकों को ज्ञानवर्धन करने के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। अतः अब हम 45 मिनट का दीर्घ अवकाश लेते हैं। पुनः ठीक 2:30 पर हम पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।